कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, ये आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 11, राजवैद्या से मुलाकात। दोस्तों, इस स्टोरी में अभी तक आपने सुना कि कैसे जेनिया की मृत्यु हो जाती है और फिर जानिए का रिवर्स होता है। वो अपने दूसरे जन्म में एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जो लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। अभी तक तो जेनिया सिर्फ साइंस ही समझती थी, क्योंकि वह साइंस की दुनिया से ही आई थी। पर यहाँ आकर अब वह जादुई दुनिया के बारे में जाने की जो उसकी कल्पना के पार है, क्योंकि उसके हिसाब से तो साइंस ने जादू, टोना, भूत प्रेत सब कुछ को उसे दुनिया का अंग नहीं माना था। उसके लिए तो ऐसी चीज ना कभी हुई थी, ना होती है और ना ही आगे कभी होगी। पर उसका भ्रम यहाँ आकर टूट जाता है जब वो अपने सामने ऐसी करिश्माई दुनिया से रूबरू होगी। दोस्तों, हमारे किसी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था कि हम स्टोरी में जो वॉइस दे रहे हैं वो वॉइस सुनने में ठीक नहीं लग रही है। तो लीजिए, आपकी रिक्वेस्ट पर हमने अब की बार वॉइस चेंज कर दी है, लेकिन आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि क्या ये वॉइस ठीक है या इसे भी चेंज करना पड़ेगा। कमेंट जरूर करेगा, जिससे हम आपकी सुविधा अनुसार वॉइस को अपलोड करें। थैंक यू। अभी तक आपने पिछले एपिसोड में पढ़ा कि राजकुमारी कुमुद भोजन गृह में भोजन ग्रहण करने जाती है, तो वहां पर युवराज समर बार बार राजकुमारी को संदेह की दृष्टि से देखते रहते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। राजकुमारी भोजन समाप्त कर वहां से अपने कक्ष की ओर बढ़ जाती हैं। अब आगे, राजकुमारी कुमुद जैसे ही अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी, उन्हें रास्ते में आते हुए राजवैद्या दिख जाते हैं। उन्हें देखकर राजकुमारी उनकी ओर आगे बढ़ जाती है और उनके सामने पहुंचकर उन्हें बड़े सम्मान के साथ प्रणाम करती हैं। राजवैद्या राजकुमारी कुमुद को देखकर हल्का मुस्कुरा देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं, बेटा आप कैसी हो, अब आपकी तबीयत कैसी है? कि इस तरह पूछने से राजकुमारी हम ठीक हैं राजवैदिक जी, पर हमें आपसे कुछ काम है। राजवैद्य जी बहुत ही ध्यान से राजकुमारी की तरफ देखते हैं और फिर पूछते हैं, कहिए राजकुमारी, आपको हमसे क्या काम है? राजकुमारी कुमुद उनकी ओर देखते हुए बोलती है, राजवैद्य जी आपको तो पता होगा कि हमारी याददाश्त चली गई है, इसलिए हमें पिछला कुछ भी नहीं याद है। पर अभी कुछ दिनों पहले हमारे शरीर में काफी दर्द हो रहा था, जो हमें समझ नहीं आया। उनकी इतनी बात सुना था कि राजवैद्या को पता चल जाता है कि राजकुमारी को किस लिए दर्द हो रहा था, फिर भी वह कुछ नहीं कहते, चुप रहते हैं और राजकुमारी की बातों को सुनते हैं। फिर राजकुमारी ने कहा, राजवैद्य जी हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने राजकुमारी सिया से इस बारे में पूछा। तब राजकुमारी सिया ने हमें बताया कि कुछ साल पहले हमें किसी ने एक प्रकार का जहर दे दिया था, उसी की वजह से हमें इतना दर्द होता है और इसका इलाज अभी चल रहा है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या इस जहर के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता? राजकुमारी कुमुद की बातों को सुनकर राजवैद्य जी बहुत ही चिंतित स्वर में रहते हैं। राजकुमारी जी हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत कोशिश की कि हम इस जहर की औषधि बना सके, पर हम इसमें नाकामयाब रहे। यह एक प्रकार की जड़ी बूटी से इस औषधि को बनाया जा सकता है, पर वह जड़ी बूटी यहाँ नहीं मिलती है। उसे लाने के लिए भयानक जंगल में जाना पड़ता है, और यह भयानक जंगल बहुत ही खतरनाक है। आज तक जो भी उसे जंगल में गया है वो कभी लौटकर नहीं आता है।
राजवैदिक की बातों को सुनकर राजकुमारी कुमुद रहती है। राजवैद्य जी, वह कौन सी जड़ी बूटी है, आप हमें उसके बारे में कुछ बताइए। तब राजवैदिक कहते हैं कि इसके बारे में हमें भी कुछ ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि उसे जंगल में कोई नहीं जा सकता, इसलिए हमने इसके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं जाना। लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानना है तो राजमहल के पुस्तकालय में आपको औषधीय की किताबों से इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है, पर मैं पूरी तरह से यह नहीं कह सकता हूँ कि इसमें उसे औषधि के बारे में कुछ होगा, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है, कभी किसी वैद्य ने उन किताबों को नहीं पढ़ा है। हम तो बस एक दूसरे से जानकर ही औषधि बनाना सीख लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ के बहुत पुराने राजा वह इन औषधियों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखते थे और उन्होंने इन किताबों की रचना की थी। ये औषधियाँ बहुत ही विचित्र प्रकार की हैं। कहा जाता है कि इन औषधियों से मृत्यु के दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। राजविद्या की बातों को सुनकर राजकुमारी थोड़ी चिंतित हो जाती हैं और सोचती है कि मैं इन किताबों से कैसे उन जड़ी बूटियां को पहचानूंगी, क्योंकि किताबों में तो सिर्फ लिखा होता है और हमारे दुनिया में तो सब कुछ कंप्यूटर में फिट होता है, जिसे हम सिर्फ सर्च करके जान लेते हैं। यहाँ मैं किताबों के आधार पर उन जड़ी बूटियां को कैसे पहचानूंगी। यहाँ भी कुछ कंप्यूटर जैसा होता तो कितना अच्छा होता, बस सर्च करते और वह चीज हमारे सामने होती जिसे हम आसानी से पहचान सकते। राजकुमारी को इस तरह अपने विचार में खोए हुए देखकर राजवैद्य जी कहते हैं, राजकुमारी जी, आप चिंता ना करिए, हम कुछ ना कुछ करके इस बीमारी का इलाज ढूंढ लेंगे। उन्हें लगता है कि शायद ये सुनकर राजकुमारी काफी दुखी हो गई है, इसलिए वह ये सब बातें करके राजकुमारी को शांत देना चाहते थे, पर उन्हें क्या पता हमारी इस माफिया राजकुमारी के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। राजवैद्य जी के कहने पर राजकुमारी अपने सेंस में वापस आती है और उन्हें ठीक है कहकर फिर से उन्हें प्रणाम कर वह अपने कक्ष की ओर आगे बढ़ जाती हैं। अब आगे स्टोरी में क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए स्टोरी में, और आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 12, राजकुमारी के कक्ष में राजकुमार समर। अभी तक आपने पढ़ा कि राजकुमारी राजविद्या से बातें करके उसे औषधि के बारे में जानकारी हासिल करती हैं। उन्हें पता चलता है कि उसे औषधि के बारे में उन्हें जानकारी पुस्तकालय से प्राप्त होगी। यह सुनकर वह अपने कक्ष में आ जाती हैं और पुस्तकालय जाने की तैयारी करती हैं। अब आगे अपने कक्ष में पहुंचकर राजकुमारी सीधा बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखों को बंद करके उसे औषधि के बारे में सोचने लगती है। उसे सबसे अजीब बात राजवैद्य जी की यह लगी थी कि कोई महत्व जंगली पेड़ पौधों से कैसे मौत के मुंह से बाहर निकल सकता है। वहाँ हमारी दुनिया में तो इतने सारे रिसर्च करने पड़ते हैं, तब जाकर हमें पता चलता है कि अभी भी ये दावा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। पर यहाँ के लोग कैसे ये पता करते होंगे? क्या ये डायरेक्ट लोगों को उसे औषधि को पिला देते होंगे, जिससे या तो वह लोग बच जाते होंगे या तो फिर भगवान को प्यारे ही हो जाते होंगे। अपनी इस ऊंच पटांग सोच को लगाम देते हुए राजकुमारी रहती है वह हो, मैं भी यह किस प्रकार की बातें सोच रही हूँ। यहाँ आकर तो मेरा दिमाग भी बिल्कुल इन लोगों जैसा हो गया है। लेकिन इस तरह सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे लाइब्रेरी जाकर उसे बुक को ढूंढना ही पड़ेगा, वरना पता नहीं इस जहर का असर मुझ पर कब और किस तरह हो जाए। इस तरह तो मैं अपने कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी। ये सोचकर वह अपने बेड से तुरंत उठ जाती हैं और अपने रूम से बाहर निकल जाती हैं। जैसे ही वह रूम से बाहर निकलते हैं वह देखी है कि राजकुमार समर इस ओर ही आ रहे हैं। ये देखकर राजकुमारी को बड़ा अजीब लगता है।
वो सोचती है हो सकता है वो कहीं और जा रहे हो। वो उन्हें इग्नोर करके दूसरी तरफ बढ़ जाती हैं। तभी राजकुमार की दृष्टि राजकुमारी पर पड़ती है और वह तेजी से उनकी ओर आने लगते हैं। पैरों की आहट सुन राजकुमारी समझ जाती है कि यह लड़का मेरी ओर ही आ रहा है और मन ही मन सोचती है जब से मैं इस लड़के से मिला हूँ इसका अजीब तरह का बिहेवियर है, पता नहीं ये कौन है और यह मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा था। अब तो ये हाथ धोकर नहीं नहा धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया है। हाँ, अपनी दुनिया में होती तो सोचती कोई साला छिछोरा मुझ पर लाइन मार रहा है, पर यहाँ तो मैं ये भी नहीं सोच सकती हूँ क्योंकि यहाँ के राजकुमार तो बड़े आदर्शवादी होते हैं। उन्हें तो बस अपनी ईगो की ही पड़ी रहती है, पर देखना तो पड़ेगा ही कि आखिर में यह मुझे चाहता क्या है। अगर कुछ ऊंच पटांग सोचा ना इसने मेरे बारे में तो कसम से मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। अभी राजकुमारी अपने उलझुल विचारों को सोच ही रही थी कि तभी राजकुमार समर उनके पास पहुंच जाते हैं और उन्हें रुकने को कहते हैं। जैसे ही राजकुमारी युवराज समर की आवाज सुनती है तो वह अपनी जगह पर ही रुक जाती है और बड़े प्यार से पीछे मुड़कर उनसे पूछता है कि क्या आपको हमसे कुछ काम है। राजकुमार समर कहते हैं कि हाँ राजकुमारी जी, हमें आपसे कुछ काम है, इसीलिए तो हम आपसे बातें करना चाहते थे और यह मौका हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे, पर हमें मौका ही नहीं मिल रहा था आपसे बातें करने की। राजकुमारी कुमुद मन ही मन सोच रही थी, सचमुच में यह मुझसे बातें करने का मौका ही ढूंढ रहा था। लफंगा कहीं का, लड़की देखी नहीं कि मुंह से लार टपकने लगी। अब कौन बताएं भाई हमारे इस राजकुमारी को कि सब एक जैसे नहीं होते। ये तो जिस दुनिया से आई थी उसे दुनिया में तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं रह गई थी, सारे लफंगे ही दिखाई पड़ते थे, इसलिए इनकी सोच भी इस तरह से हो गई थी। अभी ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि युवराज रुद्र प्रताप इन दोनों को बातें करते हुए दूर से ही देख लेते हैं। इन दोनों को एक साथ बातें करते हुए देखकर युवराज की तो भाव ही टेढ़ी हो जाती है। वह अपने मन में सोचने लगे कि ये राजकुमार समर राजकुमारी से क्या बातें कर रहा है, क्या उसे वहां जाना चाहिए। पर भाई अगर ये वहां जाते तो इनको ईगो पर ना आ जाती, इसलिए ये दूर से ही उन पर ध्यान रखना ठीक समझते हैं और वही एक और साइड में खड़े हो जाते हैं जिससे राजकुमारी की नजर उन पर ना पड़े। पर हमारी राजकुमारी भी कोई भोली भाली थोड़ा की थी, उनकी दो आंखें आगे थी तो दो पीछे भी थी। वह सब कुछ देख सकती थी कि किस तरह राजकुमार रुद्र प्रताप सिंह उन्हें देखकर चुप रहे हैं। वह जान चुकी थी कि यह उन पर नजर रख रहे हैं। ये सोचकर ही राजकुमारी को युवराज के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उनका बस चलता तो अभी जाकर उनका गला दबा देता, पर वह ऐसा नहीं कर सकती थी। वही राजकुमार समर अपनी बातों को आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि देखिए, आप हमें गलत न समझिए, हमें आपके बारे में सब कुछ पता है। हम जानते हैं कि आपकी याददाश्त चली गई है, पर आप हमें बचपन से जानती हैं, अब आपके मित्र भी रह चुके हैं, इसलिए आप हम पर किसी तरह की शंका न कीजिए। हम तो बस आपसे ये पूछना चाहते थे कि जब आप सुबह हमसे मिलने आई थी तब आपने हमसे किस भाषा में नमस्कार किया था, क्योंकि हम ये समझ सकते थे कि आपने किसी और भाषा में हमसे बात की थी। राजकुमार समर की बातों को सुनकर तो अब राजकुमारी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। क्या राजकुमार के ये भाषा आती है? तभी वह अपने मन में सोच ही रही थी कि फिर वो सोची कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ के लोगों को यह भाषा कैसे आ सकती है, ये तो हमारी दुनिया की भाषा है, फिर इस दुनिया के लोग कैसे जान सकते हैं। पर राजकुमार ने हमसे ये क्यों पूछा, जरूर कोई बात है, हमें जानना ही होगा कि क्या बात है। बड़े आराम से राजकुमार की तरफ देखते हुए कहती हैं कि चलो हम कहीं और चलकर बातें करते हैं, यहाँ ठीक नहीं है। उनकी बातों को सुनकर
राजकुमार उनके साथ चल देते हैं, पर इस बात से अनजान की दो आंखें उन्हें का जाने वाली नजरों से घर रही है। जैसे ही राजकुमार के साथ राजकुमारी को उसके कक्ष में जाता हुआ देखते हैं तो युवराज रुद्र प्रताप की मुट्ठी ही काश जाती है। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती है। उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई भी पुरुष राजकुमारी के कक्ष में जाए। आखिर में ऐसी कौन सी बात थी जो ये लोग बाहर नहीं कर सकते थे। अब तो युवराज के दिमाग में तरह तरह के विचार घूमने लगते हैं। उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनसे देखा नहीं जा रहा था कि राजकुमारी किसी पुरुष को लेकर अपने कक्ष में गई हैं। ये चीज तो उनके यहाँ पर अपमानजनक थी, पर भाई हमारी राजकुमारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वह जिस दुनिया में रहती थी वहाँ तो लड़के लड़की एक समान थे। अब यहाँ युवराज रुद्र प्रताप को जलते पूछते छोड़कर राजकुमारी तो आराम से अपने कक्ष में पहुँच जाती हैं। वहां जाकर राजकुमारी कुमुद राजकुमार समर से पूछता है कि हाँ बताए, आप क्या बताना चाहते थे? क्या आपने कभी इस भाषा को किसी से सुना है या आप इस भाषा के बारे में जानते हैं? या सब पूछते वक्त राजकुमारी के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ साफ नजर आ रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई तो ऐसा है जो उनकी दुनिया से है। अगर ऐसा हुआ तो वह इस दुनिया में दो लोग हो जाएंगे और कम से कम अपनी भाषा में बात करने के लिए उन्हें कोई मिल तो जाएगा। कुमार समर बोलते हैं कि हाँ राजकुमारी, हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप हमारी अच्छी दोस्त हैं। हमारे एक मित्र है विजयगढ़ के राजकुमार शिव प्रताप सिंह। अक्सर उनके मुंह से हमने ऐसी भाषा सुनी है। वो हमें इस भाषा में नमस्कार करना सिखाए थे, इसलिए जब आपने हमसे वह भाषा बोली तभी हम जान गए थे कि आपको भी यह भाषा आती है। पर आप लोगों ने ये भाषा कब सीखी और कहाँ से सीखी, यह मुझे भी बताइए, क्योंकि मुझे भी यह सीखना है। मैं जब भी राजकुमार शिव प्रताप सिंह से यह कहता हूँ तो वह कहते हैं कि वह खुद हमें सिखा देंगे, पर उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि उन्होंने ये भाषा कहाँ से सीखी है। अब राजकुमारी को युवराज समर सिंह की बातें सुनकर काफी हंसी आ रही थी। वह उन्हें इस तरह से देख रही थी कि जैसे उनके सामने कोई पागल खड़ा हो, पर वह कर भी क्या सकती थी, क्योंकि वह कैसे बताती कि यह भाषा उन्होंने कहाँ सीखी है। क्या वह है ये बताएं कि वह दूसरी दुनिया से आई हैं और यह उनकी दुनिया की भाषा है। अगर वह ये सब रहेगी तो सभी लोग उन्हें ही पागल समझेंगे, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने सभी बातों को इग्नोर किया और राजकुमार समर से पूछा, क्या आप हमें उसे राजकुमार से मिलेंगे? हम उनसे मिलना चाहते हैं। उनकी बातों को सुनकर तो राजकुमार समर सिंह थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। उनका चेहरा देखकर राजकुमारी कुमुद बोलती है कि क्या बात है, क्या आप उनसे हमें नहीं मिल सकते हैं क्या? तब राजकुमार समर ने बताया कि ऐसी बात नहीं है राजकुमारी जी, हम उनसे आपको मिल सकते हैं, पर आपको नहीं पता है कि राजकुमार शिव प्रताप सिंह युवराज रुद्र प्रताप के विरोधी हैं। इन दोनों में बिल्कुल नहीं पटती है। इन दोनों की दुश्मनी बहुत पुरानी चली आ रही है। इस वजह से उन्हें कतई नहीं मंजूर होगा कि आप विजयगढ़ के राजकुमार शिव प्रताप से मिले। अगर यह बात वह जान जाएंगे तो हो सकता है इस बात के लिए वह आपको सजा भी दे दे। उनकी बातों को सुनकर राजकुमारी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि यह मोटा सांड हर जगह अपनी टांग अड़ा कर बैठा है। अब मैं कैसे उसे आदमी से मिलूं और मुझे इस भाषा के बारे में कैसे पता चले, पर मुझे उससे मिलना ही होगा। आखिर में मुझे भी तो जानना है कि उसे यह इंग्लिश आती कैसे है, उसने कहाँ से यह सिखाया, जाना कुछ भी हो, पर मुझे तो उससे मिलना ही है। अपने मन में उससे मिलने का सोचकर वह राजकुमार समर की ओर देखकर बोलते हैं कि राजकुमार समर जी, क्या आप कोई ऐसी तरकीब नहीं निकाल सकते हैं जिससे हम उन्हें मिलने और युवराज रुद्र को पता भी ना चले? उनकी बातों को सुनकर राजकुमार थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं, फिर कुछ देर बाद कहते हैं
कि ठीक है, कुछ दिनों में एक प्रतियोगिता होने वाली है, आप उसे प्रतियोगिता को देखने के बहाने महल से बाहर आना, तभी हम आपको उनसे मिला देंगे। यह मौका ठीक रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। राजकुमार की बातों को सुनकर राजकुमारी कुमुद खुश हो जाती है और उसे जल्दी से हग कर लेती है। पर फूटी किस्मत राजकुमारी की, उन्हें ऐसा करते हुए राजकुमार रुद्र प्रताप देख लेते हैं। तो अब क्या होगा राजकुमारी का? क्या राजकुमार रुद्र राजकुमारी को कोई दंड देंगे या राजकुमार रुद्रा कुमार समर को कोई दंड देंगे? आगे क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 13, राजकुमार रुद्र प्रताप की जलन। तक आपने देखा कि राजकुमारी के कक्ष में राजकुमारी को राजकुमार समर के गले लगे हुए युवराज रुद्र प्रताप देख लेते हैं तो उनके गुस्से का तो ज्वालामुखी फूटी पड़ता है। अब आगे क्या होगा देखने के लिए बढ़ाते हैं एपिसोड में। अब आगे तब क्या था, उनकी आंखों में अंगारे बरसाने लगते हैं, उनका सारा शरीर क्रोध से जलने लगता है। वह अपने दांतों से अपने जबड़े को खींच लेते हैं, उनके हाथों की मुट्ठियां बंध जाती है। उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि राजकुमारी कमरे के अंदर उनसे गले लग रही थी उनके आने के पहले, और क्या क्या हुआ होगा, ये सब अजीब अजीब बातें अब उनके मन में घूमने लगती है। दरअसल कुछ देर पहले जब राजकुमार समर और राजकुमारी कुमुद काफी देर से अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलते, तब युवराज रुद्र प्रताप से बर्दाश्त नहीं होता। वह इंतजार करते करते थक जाते हैं। वह सोचते हैं कि आखिर में ये दोनों इतनी देर तक अंदर क्या कर रहे हैं। उनके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता तो वह राजकुमारी के कक्ष की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वह राजकुमारी के कक्ष के सामने पहुंचते हैं तो रूम का दरवाजा थोड़ा खुला होने की वजह से अंदर के नजारे को देख लेते हैं और उनके मन में अब अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं कि कहानी राजकुमारी राजकुमार समर से प्रेम तो नहीं करने लगी है। वह अपने मन में ही कहने लगते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। राजकुमारी किसी से प्रेम नहीं कर सकती है। उन्हें इस वक्त खुद नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अपनी राजकुमारी भाई, उनकी तो आदत ही थी खुश हो जाने पर वह अपने सभी दोस्तों को इसी तरह हग कर लेती थी। अपनी आदत के अनुसार वह राजकुमार समर को भी हग कर लेती है। उसके लिए तो यह आम सी बात है, पर उसे क्या पता कि इस जमाने के लोग इसे आम सी बात नहीं समझते थे। यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, और इससे बड़ी बात तो ये थी कि यह सब युवराज रुद्र प्रताप सिंह अपनी आंखों से देख लेते हैं। उन्हें पूरी बात तो नहीं पता चलती, पर बस इतनी ही बात उनके क्रोध के ज्वाला को भड़काने में काफी थी। राजकुमार रुद्र प्रताप मन ही मन सोच लेते हैं कि इस बात की सजा तो वह राजकुमारी को देखकर रहेंगे। वह आखिर में पूरी जिंदगी मेरे पीछे पीछे घूमती थी, और अब कोई और दिख गया तो उसके पीछे हो गई। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। इस तरह की अजीब अजीब बातें सोचते हुए वह अपने कक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। उनके अंदर का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। और दूसरी तरफ युवराज समर राजकुमारी से मिलने के बाद वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजकुमारी, जिनके मन बहुत खुश था, वह फिर लाइब्रेरी की ओर बढ़ जाती हैं। रास्ते में एक दासी को रोककर वह उसे पुस्तकालय का पता पूछता है। तब दासी उन्हें लेकर पुस्तकालय की ओर बढ़ जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 14, राजकुमारी का पुस्तकालय जाना। अभी तक स्टोरी में राजकुमारी कुमुद राजकुमार से मिलने के बाद बहुत ही खुशी मन से पुस्तकालय की ओर बढ़ जाती है। अब आगे जैसे ही राजकुमारी पुस्तकालय के द्वार पर पहुंचती है तो वह देखी है कि यह एक बड़ा आलीशान दरवाजा था जिस पर बहुत सारे नक्काशियां गाड़ी गई थी।
वह देखने में काफी मनमोहक लग रहा था। एक पल को तो राजकुमारी उसे दरवाजे को देखते ही रह गई, फिर तभी वह दासी पास में खड़े सैनिक को इशारा करती है और उसे दरवाजे को खोलने को कहती हैं। सैनिक कुछ देर वहां से चला जाता है, फिर वह लौट कर आता है तो उसके हाथों में एक बड़ी चाबी थी। वो उसे दरवाजे के बड़े से ताले में उसे चाबी को लगाकर ताला खोल देता है। अब दासी रहती है कि राजकुमारी जी, इस कक्ष के अंदर हम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए मैं आपको बस यहीं तक छोड़ सकती हूँ। अब इसके आगे आपको अकेले ही जाना होगा। दासी की बातों को सुनकर राजकुमारी कुमुद रहती है कि कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, अब आप जा सकती हैं। दासी अपना सर झुकाकर वहां से चली जाती है। राजकुमारी जैसे ही उसे रूम के अंदर अपना पर रखती है, उसे अजीब सी एनर्जी फुल होती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे इस रूम के अंदर आने से उसके शरीर की सारी थकावट चली गई हो और उसका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया हो। वहाँ का वातावरण बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा था। वहाँ जाकर राजकुमारी के मन को काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था। ये किस प्रकार का सुकून था उन्हें भी नहीं पता, पर उन्हें अच्छा लग रहा था। वह अपनी चारों तरफ नजरें दौड़ा कर देती है तो दीवारों पर बड़ी बड़ी अलमारियां बनी हुई थी। उन अलमारी में बहुत सारे खंड बने हुए थे जो लकड़ी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए गए थे। उन लड़कियों पर कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि लड़कियों को खरीदकर बहुत ही अच्छी तरह से नक्काशी करके इन मूर्तियों को बनाया गया है। यह मूर्तियां देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। उन्होंने ऐसी मूर्तियां पहले कभी नहीं देखी थी। ये देखने में बिल्कुल रियल लग रही थी। वह अपने मन में सोच रही थी कि उनके की दुनिया में जब पुरातत्व की खुदाई होती थी तो कोई एक टूटी फूटी मूर्ति मिल जाती थी तो उसे इस तरह से सजा कर रखा जाता था कि मानो नायाब रत्न मिल गया हो। रत्न क्या, वह तो रन से भी महंगा हो जाता था। उसे एग्जीबिशन के लिए रख दिया जाता था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। अगर वह सारे लोग इसे देख ले तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाएगी और उसे टूटी फूटी मूर्ति की कीमत पता नहीं कितने डॉलर में चली जाती थी। अगर यहाँ इनकी कीमत लगाई जाए तो इससे तो पूरा एक देश खरीद लिया जाए। इसी तरह की उटपटांग बातें सोचते हुए अब जानिए उसे सारे कमरे को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घर रही थी। उसे वहां राखी हर चीज है इतनी नायाब और कीमती लग रही थी कि उसका मन कर रहा था कि अगर वह अपनी दुनिया में जा सके तो इस सब को उठाकर अपने साथ ले जाए। इससे पहले उसने ऐसे मूर्ति और ऐसी एंटीक चीज कभी नहीं देखी थी। कुछ देर मन भर के देख लेने के बाद वह उन किताबों की ओर बढ़ जाती है जो अलमीरा में बहुत ही खूबसूरती के साथ सजा कर रखी हुई थी। वो एक एक करके सभी किताबों के ऊपर नाम को पढ़ाती है। उसमें बहुत से ऐसी किताबें थी जो वहाँ के राजा महाराजाओं के बारे में बताती थी, तो बहुत सी ऐसी किताबें थी जो जादू टोना भूत प्रेत के बारे में लिखी गई थी। और जैसे ही राजकुमारी आगे बढ़ी उन्हें एक अजीब सी अलमारी दिखाई। वो उसे अलमारी के पास जाकर उसे अलमारी को खोलना चाहती थी, पर उसे अलमारी को खोलना इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी वो अपनी बुद्धि लगाकर उसे अलमारी को खोलना लगती है। आप क्या राजकुमारी को इस पुस्तकालय में वो औषधि की पुस्तक मिलेगी या फिर इस पुस्तकालय में कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसे देखकर राजकुमारी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो ऐसा क्या मिलने वाला है पुस्तकालय में राजकुमारी को, ये जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 15, तिलस्मी किताब का खुलना। अभी तक स्टोरी में
राजकुमारी पूरे कुछ पुस्तकालय को घूम घूम कर देख रही थी और काफी खुश हो रही थी। तभी उनकी नजर एक ऐसी अलमारी पर पड़ती है जो काफी वक्त से बंद थी, जिसे खोलने में राजकुमारी को काफी मेहनत करनी पड़ी। और जैसे ही वह अलमारी खुली तो उसमें राजकुमारी ने क्या देखा ये जानते हैं एपिसोड में। अब आगे कुछ देर मस्कट करने के बाद वह अलमारी खुल जाती है तो उसे अलमारी के अंदर उन्हें 5 बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बॉक्स दिखते हैं। दर्शन ये कोई बॉक्स नहीं था, यह एक किताब ही थी, पर इसे बिल्कुल बॉक्स की तरह बनाया गया था। उन 5 बॉक्सों को देखते हुए राजकुमारी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि वह बॉक्स देखने में बहुत ही ज्यादा अद्वितीय थे। उन पर सोने के वक्त चढ़े हुए थे। बॉक्स की पूरी नक्काशी लकड़ी से बनी हुई थी। अंदर के पार्ट पर चांदी के चारों तरफ से बात बने हुए थे और नक्काशी के ऊपर सोने की पतली परत चढ़ाई गई थी। वह बिल्कुल किसी आंख की भट्टी से निकले हुए सोने की तरह तपता हुआ दिख रहा था। तभी राजकुमारी उसमें रखे एक बॉक्स को उठा लेती हैं। वो उसे बॉक्स को खोलने की कोशिश करती हैं, पर वो बॉक्स खुलता नहीं। वह चारों तरफ से देखते हैं तो उसे बॉक्स में कहीं भी एक सुई के बराबर भी दरार नहीं थी, जिससे पता चले कि उसे बॉक्स का ढक्कन किस तरफ है। अब तो राजकुमारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। आखिर में ऐसा सील पैक बॉक्स किसने बनाया होगा और इसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर क्या है, ये जानने की उत्सुकता अब राजकुमारी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वह तरह तरह से जुगत करके उसे बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है। जब वो बॉक्स उनसे नहीं खुलता तो वह थक हार कर उसे लेकर वहीं बैठ जाती है और अब वो उसे अपने दोनों हाथों से दबाकर अपने पूरी ताकत से खोलने की कोशिश करती हैं। इसके बावजूद वह बॉक्स नहीं खुलता। इतनी ज्यादा ताकत लगाने के बावजूद जब बॉक्स नहीं खुलता तो वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उनकी नजर पास पड़े एक धारदार खंजर पर पड़ती है जो वहां शोपीस में लगा हुआ था। वो जल्दी से उसे खंजर को निकाल कर ले आती हैं और फिर उसे खंजर के जारी खोलने की कोशिश करने लगते हैं, फिर भी वो बॉक्स नहीं खुलता। तभी अचानक वो खंजर उनके हाथ के अंगूठे में लग जाता है, जिससे उनके हाथ से खून निकलने लगता है और जैसे ही वह खून उसे बॉक्स के ऊपर गिरता है उसे बॉक्स से एक तेज रोशनी निकलने लगती है। एक पल के लिए तो राजकुमारी बहुत ज्यादा डर जाती है और वह बॉक्स को अपनी गोद से हटकर जल्दी से नीचे की ओर रख देती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह बॉक्स अचानक से इस तरह लेजर लाइट क्यों निकल रहा है। दोस्तों, हमारी राजकुमारी को ये कहाँ पता है कि यह कोई लेजर लाइट नहीं है, बल्कि यह एक तिलिस्मी बॉक्स था जिसमें उनके खून के स्पर्श से वह बॉक्स खुलने लगा था। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब एक समय पर इस बॉक्स को बनाया गया था और इस बॉक्स के अंदर जो विद्याएं रखी गई थी, तब के राजा महाराजा इतनी शक्तिशाली हुआ करते थे कि उन्हें तरह तरह की विद्याएं आई थी। वो उन्हें सुरक्षित कर तिलिस्मी तरीके से किसी जगह सुरक्षित रख देते थे। उसकी सुरक्षा के लिए इस प्रकार से तिलिस्म तैयार करते थे कि वह जिसे चाहे सिर्फ वही व्यक्ति इसे खोल सके, उसके अलावा कोई और नहीं खोल सकता था। और उसे बॉक्स की खासियत भी यही थी कि आज तक उसे बॉक्स को कभी किसी ने नहीं खोल पाया था, क्योंकि यह अपने मालिक के इंतजार में था और सही समय आने पर वह बॉक्स खुद ब खुद अपने मालिक को चुन लेता। इसलिए आज तक उसे बॉक्स को कोई नहीं खोल पाया था। और राजकुमारी यह कोई अनाथ नहीं थी, उनके बारे में हम आपको आगे स्टोरी में बताएंगे। अभी बस राजकुमारी के बारे में आपको इतना बता दे कि यह एक बहुत बड़े राज्य की राजकुमारी हैं, जिन्हें यहाँ गुप्त रूप से अनाथ बनाकर रखा गया है, क्योंकि उसे राज्य में राजकुमारी के जीवन को खतरा था।
तो राजकुमारी के बारे में हम आगे स्टोरी में आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तभी जी खंजर को राजकुमारी ने निकाला था। वह खंजर भी एक तरह की उसे बॉक्स की चाबी थी। जब भी उसे खंजर को लेकर कोई शक्तिशाली व्यक्ति जो कि उसे राजा का वंशज हो, जिसने ये तिलस्मी बॉक्स बनाया था, वह इंसान अपनी खून की कुछ बंदे उसे बॉक्स के केंद्र पर डाल दे तो वह बॉक्स अपना मालिक चुनकर अपना द्वार खोल देता। राजकुमारी से बात नहीं खुल रहा था तो वह इस खंजर को उठाकर उसे बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रही थी, जिससे उनके हाथों में कट लग गया और उनका खून उसे बॉक्स की केंद्र पर गिर गया, जिससे वह बॉक्स अब अपने आप खुलने लगा। ये सब राजकुमारी के लिए बिल्कुल आश्चर्य था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का जादू कभी नहीं देखा था। हाँ, उनके समय में एडिट कर कर इससे भी बड़े बड़े जादू दिखा दिया करते थे। ये सारा एडिटर का कमाल होता था, पर अगर राजकुमारी यह सब अपनी आंखों से ना देखी तो उन्हें तो सच में यह एडिटर का ही कमाल लगता। लेकिन अब ऐसा नहीं था, ये सब कुछ तो स्वयं राजकुमारी के साथ ही हो रहा था। सामने देखकर उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उनके सामने अब वह बॉक्स पूरी तरह से ओपन हो चुका था। अब राजकुमारी डरते हुए अपनी हाथ को बॉक्स की तरफ बढ़ा देती है और जैसे ही वह बॉक्स को छूटती है, उनके पूरे शरीर में एक कर्ट से झंझनाहट दौड़ जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ तो बिजली है, नहीं फिर यह कर्ट कैसे लगा। अब यार, हमारे जैसे आम लोग इस तरह की चीज देखेंगे तो उन्हें तो यही लगेगा कि बिना बिजली के कर्ट कहाँ से लग गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वह बिल्कुल नॉर्मल हो गई, लेकिन उन्हें अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी जो उनकी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा था और उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब वह कुछ बॉक्स को अपने सामने कर उसके पाने को पलटना शुरू करती है, लेकिन ये क्या, जैसे ही वह पन्नों को पलटती है तो एक बार फिर से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उन्हें समझ में नहीं आता कि यह क्या है। आखिर में राजकुमारी ने उसे बॉक्स के अंदर ऐसा क्या देख लिया जिससे वह इतनी हैरान हो गई। तब क्या ये तिलिस्मी बॉक्स राजकुमारी के सामने कोई ऐसा रहस्य लेकर आने वाला है जिससे राजकुमारी की जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। आखिर में राजकुमारी की जिंदगी की हकीकत क्या है, वह कौन है और किस राज्य से आई है, यह सब जानने के लिए आप हमारा नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले हमारे चैनल से एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पेमेंट में बताएगा आपको स्टोरी कैसे लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।